तो चलिए हम बात करते हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान। विज्ञान में जो है कि आप जानते हैं 3 भाग होते हैं। भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिक्स भी कहते हैं, रसायन विज्ञान होता है जिसे केमिस्ट्री बोला जाता है, और जो है कि जीव विज्ञान। तो यहाँ पे हम जो है कि बात करेंगे किसके बारे में? रसायन विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जो है कि रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में जो है कि आपका पहला जो अध्याय होता है वह होता है जो है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जहाँ से जो है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो है कि प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बस जो है कि इस चैप्टर के वही टॉपिक लिए जाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा इसमें जो है कि हम चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेन जो टॉपिक होता है आपके जो है कि एग्जाम के दृष्टि से वही टॉपिक जो है कि इसमें समझाए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। ऐसे में जो है कि जो परिभाषाएं वगैरह होगी वो जो है कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, मैं जो है कि आपको बोल दूंगा, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितने सारे और जो है कि तथ्य होंगे वो सारी चीजें मैं आपको समझाते चलूंगा, बताते चलूंगा, ठीक है। तो ये जो है कि आप जानते हैं कि ये जो है कि आप जो है कि जानते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, या तो कोचिंग में या जो है कि विद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पे बस केवल जो है कि हम ये चीज समझेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से जो है कि टॉपिक आपके एग्जाम में जो है कि पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से जो टॉपिक होते हैं जहां से आपके एग्जाम में जो है कि प्रश्न बनते हैं, तो वही टॉपिक जो है कि इस जो है कि इस वीडियो में जो है कि आपके क्लियर कराया जाएगा, ठीक है ना। ये ज्यादा जो है कि लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन जो है कि मान के चलिए कि वो सारे जो है कि टॉपिक क्लियर कर दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम जो है कि शुरू करते हैं। तो ये जो है कि आप जानते हैं कि श्री चुनाव का जो है कि अंतिम प्रहार करके इसमें जो है कि शुरू होने वाला था आपका जो है कि 18 जनवरी से। किसी कारणवश जो है कि वीडियो नहीं बन पा रहा था, ठीक। तो अब जो है कि वीडियो आपको क्या होगा, कल से जो है कि रेगुलर मिलते रहेंगे। और सारे जो है कि आपके पेपर के समय तक जो है कि आपके ये पेपर से पहले, एग्जाम से जो है कि बोर्ड एग्जाम के पहले ही सारे जो है कि चैप्टर आपके करा दिए जाएंगे विज्ञान के, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे जो है कि आपका बायोलॉजी का हो, चाहे जो है कि फिजिक्स का हो, ठीक है। ये जो बात करते हैं विज्ञान के बारे में। ऐसे जो है कि आपका मैथ का भी क्लियर हो जाए, हम पढ़ाएंगे जो है कि राहुल सर। ऐसे जो है कि आपका इंग्लिश भी जो है कि पढ़ाएंगे प्रमोद सर, ठीक है। तो 10वीं का जो है कि आपका ये मेन जो विषय है वो जो है कि आपके एग्जाम से पहले जो है कि पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। और जो है कि बात करें 12वीं के, तो 12वीं में जो है कि आपका जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, फिर उसके बाद जो है कि आपका मैथ हो गया, गणित हो गया, ठीक। और जो है कि इंग्लिश, ये चलेगा जो है कि आपका 12वीं जो है कि क्लास में। 12वीं क्लास के जो बच्चे होंगे वो जो है कि ये सारे जो है कि कह सकते हैं विषय जो है कि पढ़ाए जाएंगे, ठीक। तो चलिए जो है कि बिना समय समय जो है कि गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो है कि हम बात करते हैं जो है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें जो है कि एक या एक नहीं बोलेंगे, दो, ठीक ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले, मतलब नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, वही अभिक्रिया कहलाती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इसमें दो पदार्थ जो है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक या एक से अधिक जो है कि नए गुण वाले जो है कि पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही अभिक्रिया कहलाती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो मैं परिभाषा बोल दिया, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं, इसके उदाहरण के बारे में, तो आप कैसे इस तरीके का इसको आप समझा सकते हो। मतलब ये जो है कि आपके दो पदार्थ हो गए, एक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, दूसरा जो है कि ऑक्सीजन गैस। जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे एक नया पदार्थ बनता है, H2O। क्या बनता है? H2O। तो ये हो जाएगा जो है कि आपका नया पदार्थ। इसका जो गुण होगा इन दोनों से भिन्न होगा, अलग होगा। इसका जो गुण होगा इन दोनों से क्या हो जाएगा? अलग होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है ये ज्वलनशील गैस होती है, इसको जलाने से जलती है। जलाने से क्या होती है? जलती है। इसका जो है कि प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जलती नहीं है, तो ये जलाने में सहायक होती है। ये ज्वलनशील गैस है, जलेगी, ये जलाने में क्या होती है? सहायक होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो H2O बना है, जल, जल का काम क्या होता है? आग को बुझाना, आग को जो है कि क्या करना?
बुझाना। तो इसका गुण जो है कि अलग हो गया, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है कि हम समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। यहाँ पे जो तीर होता है यह बताता है कि इन चीजों से जो है कि ये चीज बना हुआ है, जिस साइड में तीर लगा होगा, ठीक है, तो इन चीजों से क्या है ये चीज बना हुआ है। तो देखिए ये हो गया हाइड्रोजन गैस, ये जो है कि ऑक्सीजन गैस। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों हो जाते हैं जो कि आपके अभिकारक। क्या हो जाते हैं जो कि अभिकारक हो जाते हैं। ठीक, अभिकारकों से जो नया पदार्थ बना है उसे कहा जाता है उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो है कि उत्पाद। ठीक, अब ये समीकरण जो है कि बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, तो अभी आगे जो है कि हम इसको बताएंगे भी, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कि 2 है, इधर हाइड्रोजन जो है कि 2 है। ठीक, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन जो है कि 1 है। तो इधर जो है कि ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा करेंगे सामने। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना के 4। देखिए हाइड्रोजन कितना इधर है, 2 ही है, तो यहाँ से 2 से क्या करेंगे गुणा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। अब जाके समीकरण आपकी क्या हो गया, संतुलित हुई है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के एग्जांपल आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप ले सकते हैं जो है कि मैग्नीशियम को भी। ठीक, जैसे यहाँ पे लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं, Mg से। ये हो गया मैग्नीशियम धातु होता है। और यहाँ पे क्या लेते हैं जो कि ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। मतलब मैग्नीशियम का जब रिबन लेते हैं तो ये जलाने पे जलता है। रिबन मतलब जैसे फीता वगैरह जो होता है वो इतना पतला लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इतना पतला जो है कि जो होता है ऐसे शीट पर, हाँ ठीक है। इसको जलाओगे तो आप जलेगा मैग्नीशियम। और जलने का मतलब क्या, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या तब, तो बनता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है ना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, अब देखिए तो यहाँ पे भी देखिए मैग्नीशियम धातु था और ये क्या ऑक्सीजन। ठीक, तो ये जो है कि क्रिया करके क्या बना ली है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी बैलेंस नहीं है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये तो ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु कितने, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इधर ऑक्सीजन जो है कि 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से क्या कर लेंगे, सामने जो है कि गुणा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी जो है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे भी सामने 2 से गुणा करोगे, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, वहां पे भी मैग्नीशियम 2, और ऑक्सीजन भी 2 है तो वहां पे ऑक्सीजन 2। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। और इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ से जो है कि एक अच्छा प्रश्न आपका आता है, आगे भी जो है कि हम पढ़ेंगे, लेकिन चलो यहीं पे आपको जो है कि सिखा देता हूँ इस चीज को। क्या आता है, कहता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले रेगमार से, जो सैंड पेपर होता है, रेगमार से जो है कि साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए हम किसी भी धातु को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उस पे जो है कि धातु ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, एक मतलब परत जम जाती है। जैसे लोहे पे आप देखेंगे जंग लग जाता है, वैसे जो है कि ये भी मैग्नीशियम धातु है। तो जब मैग्नीशियम धातु है तो इसके ऊपर भी जो है कि परत जम जाती है। और जब परत जम जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो आप जलाओगे तो जलेगी नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो है कि हम रिबन लेते हैं, ये पतला से एक मान लीजिए कि मैग्नीशियम का रिबन है। अब इसके ऊपर होगा क्या, इसको आप खुले वातावरण में रख देते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। और जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो इसके ऊपर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब यही बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब इसकी परत बन जाएगी इसके ऊपर तो आप इसको जलाओगे तो जलेगा नहीं। जब इसके ऊपर परत बन जाती है तो जलाओगे तो ये जलेगा नहीं। तो जलाने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको साफ करना पड़ेगा, ताकि इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत जमी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, परत होती है। ठीक, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है उस परत को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप लोग साइकिल वगैरह चाहे कुछ भी होता है, मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसको सैंड पेपर से आप रगड़ के साफ कर देते हैं।
तो वैसे सैंड पेपर से इसको भी क्या करेंगे, रगड़ के साफ कर देंगे। और जैसे ही साफ करेंगे फिर उसको जलाते हैं इसको, तो ये अच्छे से क्या होगा, जलेगा। तो यही प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम धातु को जलाने से, मैग्नीशियम धातु के रिबन को या फीता को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो आप क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम जो है कि धातु को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जब खुले वातावरण में होता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिस कारण से जो है कि जलाने पे वो जलता नहीं है। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर या जो है कि रेगमार की सहायता से उसको जो है कि उस लेयर को हटाया जाता है, उस लेयर को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। फिर उसके बाद जलाने के बाद जो है कि वो आपका वो जलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसकी परत जम जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तब जाके वो जो है कि आपका जलता है। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। और ये जो है कि आप रिएक्शन की समीकरण भी ऐसे याद रखेंगे सबका। तो ये जो है कि आपका क्या है, तो ये मैंने आपको किस में बता दिया, रासायनिक अभिक्रिया में। अभी तो बहुत सारे जो है कि रिएक्शन है, ठीक है, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी पढ़ाएंगे, इसी में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हम कैसे पहचाने कि कहीं पे रासायनिक क्रिया हो रही है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, जो है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम कैसे जो है कि पहचाने कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक ना, तो देखिए पहचानने के लिए आपके जो है कि 3-4 तरह के होते हैं। तो पहला जो है कि इसमें हम बात करें क्या, तो पहला हम बात करते हैं यदि कहीं पे, ठीक है ना, यदि किसी पदार्थ की अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, किसी वस्तु जो है कि कहीं पे ताप में जो है कि परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यदि जो है कि यहाँ कहीं पे जो है कि आपको गैस निकल रही है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं जो है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, या जो है कि गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं जो है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। 3-4 चीजों से आप जो है कि पहचान सकते हैं। तो पहला चीज क्या होगा, जो है कि अवस्था में परिवर्तन, जो पदार्थ होगा उसकी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा पॉइंट जो है कि इसमें आप बता सकते हैं कि ताप में परिवर्तन, किसमें जो है कि ताप में जो है कि परिवर्तन, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक ना, थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा बस ये चीज याद रखेंगे। तीसरा जो होता है आपका, ये तो हो गया ताप में परिवर्तन। फिर होता है कि आपका जो है कि गैस का निष्कासन, मतलब गैस निकलती है, गैस का निष्कासन। ठीक, और चौथा जो चीज होता है आपका गंध, गंध आना। ठीक ना, इन चारों चीजों से हम पहचान कर सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो चलिए हम बात करते हैं कि अब अगला टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक है जो है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या जो है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला आ जाएगा इसमें जो है कि आपका संयोजन, संयोजन, या इसी को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, योगात्मक या जो है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक जो है कि पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आपकी योगात्मक अभिक्रिया। नाम से योगात्मक। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एक ही जो है कि पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी,
योगात्मक अभिक्रिया या उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप परिभाषा जो है कि ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसके सीधे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अब तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, तो इसके पहले मैं 2 एग्जाम्पल लिखा था, वो भी जो है कि आपका इसी के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखिए। इसकी हम बात करते हैं जो एक उदाहरण के बारे में। ये प्रश्न जो है कि पूछा गया बोर्ड में आपका इससे, तो ज्यादातर जो है कि जितने भी प्रकार पढ़ेंगे सबके एक एक जो है कि एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, केवल परिभाषा लिखने से काम नहीं होगा। आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी क्रिया है, योगात्मक है, प्रतिस्थापन है, द्वि विस्थापन है, ठीक ना, ऐसे करके। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वही हो जाएगा आपका मैग्नीशियम प्लस जो है कि ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो है कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए मैंने कहा था इस साइड जितने परमाणु होते हैं तत्व के उतने उस साइड भी होने चाहिए, दूसरे साइड भी। लेफ्ट साइड में जितने परमाणु होंगे तत्व के उतने जो है कि आपका राइट साइड में भी होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु कितना है, तो मैग्नीशियम का परमाणु आपका जो है कि 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। इधर ऑक्सीजन के कितने 2 है, उधर कितने 1 है, तो उधर 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए सामने हमेशा गुणा करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ पे 2 से ऐसे गुणा कर देंगे। तो यह एक जो है कि एग्जाम्पल हो जाएगा। नाम लिखना चाहे तो यहाँ पे मैग्नीशियम, ये जो है कि ऑक्सीजन है और इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लेते हैं जो है कि अमोनिया अमोनिया करें, नाइट्रोजन गैस N2 और यहाँ पे ले लेते हैं जो है कि हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, तो ये देखो ये भी मिलके क्या बनाते हैं जो है कि आपका NH3। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्या बना हुआ है, उत्पाद है। और उत्पाद में क्या है, अमोनिया। इसका नाम क्या है, लिख देता हूं, अमोनिया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 2 पदार्थ मिलके, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो 2 पदार्थ मिलके क्या किए, केवल एक ही जो है कि उत्पाद का निर्माण किए, केवल एक प्रोडक्ट बना है। ठीक है, केवल जो है कि एक ही प्रोडक्ट जो है कि बना है, उत्पाद बना है। ये कौन सी क्रिया हो जाएगी आपका, संयोजन या जो है कि योगात्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया जहां पे आपको, जहां मतलब ऐसी क्रिया दिख रही है आपको जहां पे केवल एक ही उत्पाद बनता है, तो याद रखिएगा वो सभी कैसे होंगे, योगात्मक या जो है कि संयोजन होंगे। जैसे मैंने जो एक लिया था हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, उनके बीच में क्रिया हुई थी तो जल बना था, क्या बना था, वाटर या जो है कि जल बना था। ठीक है, तो अभी जो है कि एक इसी का जो है कि एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आप 2-3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब चलते हैं बात करते हैं जो है कि अगला प्रकार के बारे में। तो अगला प्रकार होगा आपका विस्थापन। क्या होगा, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए विस्थापन किससे कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, तो जब अधिक क्रियाशील धातु धातु करें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के विलयन से, परिभाषा आप लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व या ऐसे बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के विलयन से उसको विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो वही अभिक्रिया कहलाती है आपका विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि कम क्रियाशील तत्व वाला विलयन होगा, कम क्रियाशील तत्व वाला यदि विलयन है और उसी विलयन में क्या करते हैं आप, अधिक क्रियाशील वाला तत्व को डाल देते हैं, तो अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व होगा वो कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देगा वहां से, स्वयं जो है कि उसके साथ जो है कि क्रिया कर लेगा, मतलब विलयन बना जो है कि विलयन जो है कि बना लेता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बैठना, चलो इसके एग्जांपल से पहले समझाते हैं अच्छे से। देखिए तो इसकी उदाहरण लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो एनसीईआरटी का ही यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम, क्योंकि एनसीईआरटी का जो है कि यहाँ पे एक चीज और समझेंगे, ठीक है ना। एक चीज जो है कि हमें यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पे बात करते हैं हम, ले लीजिए जो है कि यहाँ पे फेरस आयरन, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं जो है कि हम लोग कॉपर सल्फेट CuSO4, ये आपका विलयन होगा। तो विलयन को दिखाते हैं AQ से, ठीक है ना, इक्वेशन। अब यहाँ पे बनेगा क्या, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये जो है कि आपका आयरन या करो फेरस है, लोहा जिसको आप बोलते हैं, ठीक। तो आप क्रियाशीलता की श्रेणी पढ़े होंगे, तो मुझे एक चीज बताइए, कॉपर ज्यादा क्रियाशील है या फेरस लोहा। तो आप जो है कि क्या कीजिए, दो छड़ लीजिए, कॉपर का एक जो है कि लोहे का, दोनों को जो है कि कहीं एक जगह पे रख दीजिए। देखिए किस पे जल्दी से मूर्छा लगता है, मतलब जंग लगता है। तो लोहे पे जो है कि देखोगे तो जंग बहुत जल्द लगता है, ठीक ना। लोहे पे जंग बहुत जो है कि जल्द लग जाता है, क्यों, क्योंकि जो है कि कॉपर की अपेक्षा लोहे की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो लोहा है, जो आयरन है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है कॉपर से। तो कॉपर क्या करेगा, इसके विलय से इसको हटा देगा, और कॉपर करेगा, मतलब फेरस क्या करेगा, जो लोहा है Fe, ये जो है कि कॉपर को इसके विलयन से हटा देगा, और स्वयं जो है कि इसके स्थान पे आके, मतलब इसका स्थान स्वयं जो है कि ग्रहण कर लेता है। यही कहलाती है क्रिया विस्थापन। नाम से विस्थापन मतलब उसको विस्थापित कर दिया। तो चलिए देखिए, देखिए क्या बनेगा, इसको विस्थापित करेगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे जो है कि आपका कॉपर, कॉपर जो है कि बाहर आ गया, ठीक। और यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे बना FeSO4, ठीक है। और ये भी क्या होता है, इक्वेशन, मतलब AQ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कॉपर आपका। देखिए फेरस ने क्या किया, Fe ने कॉपर को उसी के वजह से उसको बाहर निकाल दिया, और स्वयं जो है कि जाके उसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो ये बन गया फेरस सल्फेट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है कि आयरन या जो है कि फेरस, लिख देता हूं मैं इसको, फेरस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ये आप जो है कि याद रखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी एक प्रश्न अभी बताएंगे, यहीं से भी आता है, ये तो आएगा ही आपको, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और बनता है। ये क्या बन गया आपका, ये हो गया जो है कि आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉपर। तो ये चीज होता है। तो अब देखिए ऐसा जो है कि क्यों हुआ, तो आप पता है इसकी क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा थी। तो यही तो परिभाषा हुआ कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के विलयन से उसको विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो वही क्रिया कहलाती है विस्थापन क्रिया। एग्जाम्पल में ये जो है कि आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए प्रश्न एक और पूछा जाता है, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, ये नीला होता है। कैसा होता है, नीला। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लेते हैं कॉपर सल्फेट, मान लीजिए कि ये पात्र है। अब इस पात्र में जो है कि आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट लेंगे तो इसका जो विलयन होता है ये नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। ये है जो है कि कॉपर सल्फेट CuSO4। आप कहेंगे सर नीला क्यों होता है, तो देखिए ये जो कॉपर सल्फेट है ये विलयन के रूप में, आप कोई भी चीज जब विलयन के रूप में होता है तो आयनों के रूप में टूटा रहता है। मतलब ये जो है कि यहाँ पे क्या होगा, कॉपर जो है कि धन आयन प्लस का 2 आयन, और सल्फेट जो है कि यहाँ पे SO4 का जो है कि माइनस का 2 आयन, ऐसे टूटा रहता है। इसी कॉपर आयन के कारण इसका रंग जो है कि नीला है। इसी कॉपर आयन के कारण इसका रंग कैसा है, नीला है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, जैसे आप जो है कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल देते हैं, ठीक, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डालेंगे,
तो लोहा जानते हैं कि ये जो Fe होता है ज्यादा क्रियाशील है, और जब जाके जो है कि इससे क्रिया करेगा, ठीक, कॉपर सल्फेट से, तो बना लेता है क्या, ये फेरस जुड़ जाता है सल्फेट से, और कॉपर जाके नीचे बैठ जाता है। मतलब यहाँ पे जो है कि आपका ये जो कॉपर होता है यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा, ठीक। और ये जो है कि इस कॉपर की जगह पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो क्या Fe, फेरस सल्फेट, ठीक। तो फेरस सल्फेट आ गया। अब इसका रंग जो है कि नीला नहीं रहेगा, कॉपर सल्फेट से बन गया फेरस सल्फेट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब इसका रंग हो जाता है जो है कि हरा। कैसा हो जाता है, हरा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब जो है कि कॉपर सल्फेट था SO4 था, CuSO4, तो उसका रंग था जो है कि नीला। कैसा रंग था, जो है कि नीला था, ठीक। और जैसे जो है कि क्या बन गया, जैसे जो है कि आपका बन गया जो है कि FeSO4, जैसे FeSO4 बना, उसका रंग कैसा हो गया, उसका रंग हो गया जो है कि हरा। कैसा हो गया, जो है कि हरा हो गया, ठीक ना। तो प्रश्न यही आता है कि जब जो है कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग जो है कि नीले से हरा क्यों हो जाता है, ठीक। तो नीले जो है कि नीला जो है कि रंग किसके कारण था, कॉपर आयन के कारण। और जैसे आपने जो है कि लोहे से क्रिया कराया फेरस से, तो बन गया फेरस सल्फेट। तो उसमें होता है फेरस आयन, मतलब जो है कि आपका फेरस आयन होता है। जब इसको तोड़ेंगे तो या फिर मिलेगा, तो फेरस आयन के कारण जो है कि आप उसका रंग क्या, रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, नीले से हरा। कॉपर आयन होगा तो नीला रहेगा, फेरस आयन हो जाएगा तो आपका हरा हो जाता है। यहाँ बताइए कि ये कैसा विलयन होगा, ये विलयन होगा जो है कि नीला, क्योंकि इसमें कॉपर आयन है, ठीक। आइए कैसा हो जाएगा जो है कि आपका विलयन, इसमें फेरस आयन आ गया, तो ये हो जाएगा जो है कि आपका हरा। यही प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, ए बी, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। तो हमने क्या देख लिया, दो जो है कि क्रियाएं देख लिया हमने, योगात्मक और जो है कि विस्थापन, और इसके जो है कि एग्जाम्पल भी। चलिए, तो हम बात करते हैं जो है कि अगले जो है कि प्रकार के बारे में, अगले जो है कि अगले जो है कि अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको जो है कि नोट कर सकते हैं। परिभाषा वगैरह जो है कि मौखिक रूप से मैं बोलूंगा, आप परिभाषा दे सकते हैं, ठीक। और इस चीज को जो है कि जितने सारे जो है कि मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के अगला प्रकार हम देखते हैं। इसमें जो है कि मैं दो देख लिया, योगात्मक या संयोजन कर लीजिए, और जो है कि विस्थापन। आगे हम बात करते हैं जो है कि द्वितीय विस्थापन के बारे में, ठीक ना। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तो देखिए, द्वितीय विस्थापन जो है कि हम बात करें इसकी परिभाषा के बारे में, ठीक है। पहले जो है कि हम एग्जांपल से समझा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कि परिभाषा अपने आप बन जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग। तो बात करते हैं जो है कि इसके एग्जांपल के बारे में। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, चलिए यहाँ पे ले लेता हूं मैं। देखिए, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग जो है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक। फिर लेते हैं जो है कि हम लोग सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक। अब इनके बीच में जो है कि अभिक्रिया होगी तो बनेगा क्या, यहाँ पे बन जाता है जो है कि आपका NaBaSO4 प्लस NaCl, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड है, यह है जो है कि बेरियम क्लोराइड, और ये क्या है सोडियम सल्फेट, और ये क्या होता है बेरियम जो है कि सल्फेट, और ये क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब चलिए देखिए इसमें क्या होता है, ये जो है कि आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है,
ठीक है। अब कहेंगे कैसे, द्वितीय विस्थापन मतलब दो आयनों का आदान प्रदान होता है, दो मूलकों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। अब कहेंगे मूलक क्या होते हैं, मूलक मतलब वही जो आयन होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम तोड़ेंगे BCl2 को, तो ये टूटेगा किस में आपका, तो ये टूटेगा जो है कि B A, इसमें प्लस का दो धन आयन होता है। अब क्लोरीन जो होता है यहाँ पे, क्लोरीन पे जो है कि एक का जो है कि ऋण आयन होता है। अब बताइए प्लस दो के लिए जो है कि -2 चाहिए, तो यहाँ पे जो है कि कितने क्लोरीन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा, ठीक ना। तभी तो 2 जो है कि ऋण आयन होगा, मतलब इसी 2 का इसमें गुणा हो जाता है। तो 2 जो है कि यहाँ पे धन आयन है, तो 2 यहाँ पे ऋण आयन भी होना चाहिए, इसलिए जो है कि यहाँ पे 2 क्लोरीन जो है कि जुड़ा है इसके साथ में। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, इसको तोड़िए, तो यहाँ पे सोडियम जो होता है, सोडियम पे जो होता है आपका प्लस का 1 होता है, क्या होता है प्लस का 1, और सल्फेट पे जो होता है वो आपका माइनस का जो है कि 2 होता है, ठीक। तो यहाँ पे प्लस का 2 करने के लिए यहाँ पे 2 सामने आना चाहिए, क्योंकि देखिए सोडियम 2 है। अब देखिए हुआ क्या है, इसी को कहा जाता है जो है कि मूलक, इसी को हम क्या बोल देते हैं जो है कि मूलक कहते हैं, ये होते हैं जो है कि मूलक, क्या है जो है कि मूलक है। ये जो आयन के रूप में दिख रहे हैं ना, इसी को हम मूलक बोलेंगे, इसी या इसी को बोल सकते हो आयन। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें मूलकों का या आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वही अभिक्रिया कहलाती है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे आप देखिए जो बेरियम जो था, ये आपका किसके साथ जुड़ा है, सल्फेट के साथ चला गया, ठीक है। ये बेरियम जो होता है ये किसके साथ चला गया, जो कि सल्फेट के साथ में। और यहां से जो सोडियम है, ये सोडियम किसके साथ चला गया, जो कि क्लोरीन के साथ में। तो देखिए आयनों का क्या हो रहा है, इसमें आदान प्रदान हो रहा है, मतलब यहाँ से बेरियम जो है कि निकल के जा रहा है सल्फेट के पास में, और यहाँ से सोडियम निकल के जा रहा है क्लोरीन के पास में, मतलब यहाँ पे मूलक का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो बी ए, यहाँ पे SO4 है, तो क्या बन जाएगा BaSO4, 2 प्लस का 2 माइनस का कट जाएगा, तो BaSO4 जो वहां पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 सोडियम, मतलब कि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 2 जो है कि NaCl, अब देखिए बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बना दिए, तो ये दोनों मिलके बना दिए जो है कि आपका NaCl, 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे लिखा गया वही चीज, तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, तो ये था आपको समझाने के लिए, जिसको मिटाता हूं। ये कौन सी क्रिया हो रही है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो यह क्रिया की क्या है, बैलेंस है, बेरियम 1 है, बेरियम में क्लोरीन 2 है, क्लोरीन वहां पे देखिए 2 है, 2 से गुणा है, तो सोडियम 2 है, तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, सल्फेट जो है कि देखिए पूरा SO4 1 है, तो यहाँ पे SO4 1 है। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा किसका, द्वितीय विस्थापन का। आगे चलिए हम बात करते हैं जो है कि अगला अभिक्रिया के बारे में। तो अगली जो आपकी अभिक्रिया है वो है जो है कि विघटन, विघटन या अपघटन, ठीक है, विघटन या जो है कि अपघटन। तो विघटन या जो है कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, जटिल यौगिक, जो किसी बाह्य कारक के कारण, किसी बाह्य कारक के कारण सरल यौगिकों में टूट जाते हैं, वही अभिक्रिया कहलाती है विघटन या अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब बाह्य कारक के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में। तो आप समझ गए विघटन अभिक्रिया क्या होती है, किसी बाह्य कारक के कारण जटिल यौगिक जब सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो वही अभिक्रिया विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना।
अब चलिए देखिए, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, तो इसके हम भाग देख लेते हैं। तो पहला इसका जो भाग होता है वो होता है कि आपका प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, चलिए प्रकाश अभिक्रिया लेते हैं पहले। तो देखते हैं जो है कि विघटन या जो है कि अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, जिसमें आपका है जो है कि प्रकाश अपघटन। पहला होता है जो है कि प्रकाश अपघटन। ठीक, प्रकाश अपघटन या इसी को बोल सकते हैं प्रकाश विघटन या जो है कि प्रकाश जो है कि वियोजन भी। ठीक ना, तो तीनों वर्ड याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं प्रकाश अपघटन क्या होता है। तो यदि कोई जो है कि जटिल यौगिक प्रकाश के कारण जो है कि सरल यौगिकों में टूट जाता है तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन। जैसे जैसे यदि हम बात करें जो है कि, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में क्या होगा यहाँ पे, तो ले लेते हैं हम लोग जो है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक ना, क्या होगा AgCl। अब इसको जो है कि AgCl को क्या करते हैं हम, यदि प्रकाश में रखते हैं धूप में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक कप है, ठीक है, एक प्लेट है मान लीजिए, इस प्लेट में हमने रख लिया जो है कि सिल्वर क्लोराइड। ठीक ना, ऐसे हमने क्या रखा है इसमें जो है कि सिल्वर क्लोराइड रख लिया ऐसे। जैसे इसको धूप में हम रखते हैं, यह है सूर्य, जैसे इस पे सूर्य की लाइट पड़ेगी, जैसे इस पे जो है कि सिल्वर क्लोराइड पे सूर्य की लाइट पड़ती है, तो यह जो इसमें क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन जो है कि गैस बन के उड़ जाता है। अब बचेगा क्या इसमें, केवल जो है कि सिल्वर मतलब चांदी बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे सूर्य जो है कि पड़ता है तो ये जो AgCl होता है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, इसमें से जो है कि क्लोरीन क्या होगा, गैस बन के जो है कि उड़ जाएगा Cl2 बन के। ठीक ना, तो बचेगा क्या केवल इसमें, तो इसमें केवल रह जाएगा जो है कि आपका Ag मतलब जो है कि सिल्वर। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ से जो है कि आपका क्लोरीन अलग हो जाएगा सिल्वर से। अब बचेगा क्या यहाँ पे जो है कि आपका Ag, क्या बचेगा, Ag बचेगा। तो ये बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये किसके द्वारा हो रहा है, ये घटना प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। प्रकाश ही तो इसको दो भागों में, मतलब एक मान लीजिए कि यौगिक था, इसको जो है कि प्रकाश ने क्या किया, इसको तोड़ दिया सरल यौगिकों में, इसीलिए इसको कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिख दिखा देंगे जो है कि प्रकाश को क्या दिखाएंगे यहाँ पे जो है कि प्रकाश। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। बैलेंस जो है कि नहीं है तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे 2 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे सिल्वर भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सिल्वर 1 ही है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, संतुलित संतुलित या जो है कि बैलेंस हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं जो है कि अगला इसके प्रकार के बारे में। तो इसका अगला जो है कि प्रकार है आपका, अगला लेते हैं कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो जब कोई जटिल यौगिक ऊष्मा के कारण सरल यौगिकों में टूट जाता है तो उसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे जैसे यदि हम बात करते हैं इसके एग्जांपल के बारे में, तो चलिए इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में लेते हैं जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लेते हैं जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको आप गर्म कीजिए, गर्म करने का मतलब क्या होगा, हम इसको उष्मा देंगे। तो जैसे इसको आप गर्म करते हैं, ये डेल्टा का साइन मतलब क्या होता है, गर्म करना। ठीक है, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 गैस निकलती है, मतलब CO2 जो है कि आपका इसमें से निकलेगा।
तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से निकलेगा जो है कि CO2, ठीक है, क्या निकलेगा CO2। तो बचेगा क्या है, अब यहाँ से देखिए 2 ऑक्सीजन गया है, 1 कार्बन चला गया है, तो यहाँ पे बचा क्या, कैल्शियम और जो है कि ऑक्सीजन एक, तो हो जाएगा जो है कि आपका यहाँ पे CaO, ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको हमने गर्म किया, गर्म करने का मतलब होता है उसको हमने उष्मा दिया, और जैसे हमने इसको उष्मा दिया तो ये जो है कि सरल यौगिकों में टूट गया, तो क्या बना यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो है कि उसमें अपघटन क्रिया क्या होती है, तो जब कोई यौगिक जटिल यौगिक उष्मा के कारण सरल यौगिकों में टूट जाता है तो वही कहलाती है उसमें अपघटन क्रिया। तो इसका एग्जाम्पल आप ये याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कि CO2 में टूट जाता है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया जो है कि दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जो है कि तीसरा एग्जाम्पल करें, तीसरा जो है कि इसके प्रकार देखते हैं हम लोग। तीसरा इसका प्रकार क्या होता है, तो विद्युत अपघटन क्रिया, ठीक, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात करते जो है कि विद्युत अपघटनांक से विद्युत, तो कोई यौगिक यदि विद्युत के कारण जो है कि सरल यौगिकों में टूट जाता है तो उसे कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे जल होता है, जल में जो है कि हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक होता है जो है कि आपका कैथोड है, एक होता है जो है कि एनोड। तो एक तरफ से जो है कि आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है, एक और से जो है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इसको डिटेल में चलेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, तो आप बस इसका एग्जांपल याद रखेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसकी एग्जांपल, ठीक, इसके जो है कि हम उदाहरण लेते हैं। जैसे में हम क्या लेंगे जो है कि H2O जल, और जैसे जल में आप करंट प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक। तो जैसे इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से जो है कि बन जाता है आपका जो है कि हाइड्रोजन गैस और जो है कि ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये जल जो है कि आपका टूट जाता है 2 यौगिकों में, ठीक है, आपका जो है कि हाइड्रोजन गैस और क्या है ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया जो है कि विघटन या जो है कि अपघटन अभिक्रिया। ये 3 टाइप के थे, इनको हम तीनों को हमने समझ लिया। अब चलते जो है कि इसके टाइप में अगला जो है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगला बात करते हैं ऊष्मा ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी, ठीक। तो ऊष्माक्षेपी, तो नाम से ऊष्माक्षेपी मतलब कि वह क्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है, ठीक है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, नाम से शोषी। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ऊपर का जो एक मिटा देता हूं, तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना। तो ऊष्माक्षेपी का जो है कि हम बात करें एग्जांपल के बारे में, ठीक।
तो जैसे ले सकते हो आप लोग जो है कि जो कोयला या जो है कि ग्रेफाइट, आप इसको जलाते हैं तो जानते हैं जब कोयले और या ग्रेफाइट को जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। तो बिना ऑक्सीजन के जो है कि कोई भी चीज जलती नहीं है। तो यहाँ पे हम लेते हैं जो है कि कोयला या ग्रेफाइट भी कर सकते हैं। तो उस ग्रेफाइट जो होता है उसमें कार्बन होता है, यहाँ पे दिखाएंगे जो है कि सी, ठीक है, मतलब उसमें कार्बन होगा। ये जलेगा जो है कि किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो बनेगा क्या यहाँ पे देखिए, एक तो बनेगा जो है कि कार्बन जलता है तो उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनाता है जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनाता है, ठीक। और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है जो है कि ऊर्जा निकलेगी। ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा ही होती है, ठीक है ना। तो ये जो है कि आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी। ये जो कार्बन होता है ये किसमें होता है आपका जो है कि ये कोयला, कोयला जो होता है उसमें कार्बन पाया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का ही बना होता है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए हम बात करते हैं ऊष्मा क्षेपी के बारे में। सॉरी, क्षेपी तो हो गया, ऊष्मा शोषी के बारे में। ऊष्मा शोषी, ठीक। तो ऊष्मा शोषी के एग्जाम्पल के बारे में यदि हम बात करें, देखिए ये था, ये जो है कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए शोषी मतलब कि किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जब ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। जैसे यहाँ पे लेते हैं कि नाइट्रोजन, ठीक, यहाँ पे लेते हैं कि हाइड्रोजन। आप चाहते हो कि यह अभिक्रिया संपन्न हो तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इसको ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या देनी पड़ेगी, इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। यहाँ पे बनेगा क्या, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया, NH3, ठीक। क्या बन जाएगा जो कि NH3। और यहाँ पे जो है कि क्या माइनस लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ऊष्मा देनी पड़ रही है, मतलब ऊर्जा देनी पड़ रही है, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ये क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या दिया, इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए क्या दिया, अलग से जो है कि ऊर्जा हमने दिया है, तभी यह क्रिया क्या हुई है, संपन्न हुई है, ठीक है ना। तो ये था जो है कि आपका ऊष्मा शोषी। अब इसके जो है कि बाद अगला टाइप आता है जो है कि आपका ऑक्सीकरण और जो है कि अपचयन। तो ऑक्सीकरण जो है कि अपचयन, ये मैं अलग से जो है कि इसका एक वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का, ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ाएंगे तो आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है इसमें। तो रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और जो है कि अपचयन, उसमें उस आएगा, इसका एक अलग से वीडियो आएगा छोटा सा, जिसमें आपका जो है कि अच्छे से उसको समझाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके एग्जाम में जो है कि ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपका आता जो है कि जब सबसे ज्यादा जो है कि ये योगात्मक अभिक्रिया आती है, ठीक, एक आता है विस्थापन और जो है कि द्वितीय विस्थापन, ठीक है, ये आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। और इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर यही पूछा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के जो है कि आपके प्रकार पूछे जाते, रासायनिक अभिक्रिया पूछी जाती है कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए या उदाहरण से जो कि इसको समझाइए। और फिर मैंने आपको बताया था ये कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको जो है कि जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, ये पूछा जाता है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि जो लोहे का जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो नीला नीला से जो है कि हरा क्यों हो जाता है, उसमें लोहे के टुकड़े डालने पे, ठीक ना। तो ऐसे ये प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कि एक अभिक्रिया है जो कि इस साल जो कि 2025 में पूछा गया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चलिए ये देख लेते हैं और इसके बाद देखते हैं जो कि संक्षारण, और फिर देखते हैं जो है कि आपका विकृत गंधिता। तो ये तीन जो है कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जो है कि आपके चैप्टर में। क्या क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक। तो उदासीनीकरण तो ये पढ़ेंगे हम लोग उसमें, हम लोग क्षार राउंड में, ठीक ना। तो इसमें हम बात कर लेते हैं दो ही टॉपिक के बारे में, एक विकृत गंधिता, एक जो है कि संक्षारण। तो यहाँ से बहुत ज्यादा दोनों पूछे गए थे 2025 में आपके, ठीक है ना। तो चलिए इस जो है कि दोनों टॉपिक को हम देख लेते हैं, बाकी जो है कि आप ये चीज याद रखेंगे सबका एक एक जो है कि एग्जाम्पल, ठीक है।
तो आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं जो है कि अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक जो है कि आपका क्या है, तो हम देखते हैं जो है कि संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, ठीक है ना। किसके बारे में बात करें, जो है कि संक्षारण के बारे में। क्या है जो है कि संक्षारण, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है, तो देखिए जब जो है कि हम धातुओं को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, ठीक, तो वातावरण में उपस्थित जो है कि उपस्थित नमी, ठीक है, मतलब जो है कि जलवाष्प हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनसे वो क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया कर लेते हैं तो उनके ऊपर एक जो है कि कह सकते हैं कि एक जंग, उसके ऊपर जो है कि एक परत जम जाती है। ऑक्साइड की क्या होती है, परत जम जाती है, और वो जो है कि धीरे धीरे जो है कि जो धातु होता है नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है आपका जो है कि धातुओं का संक्षारण। तो जब धातुओं को जो है कि खुले वातावरण में जो है कि छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन और जो है कि जल जल के कारण कारण जो है कि धातुएं धीरे धीरे जो है कि नष्ट होना शुरू हो जाती है। यही प्रक्रिया प्रक्रिया कहलाती है आपका संक्षारण। क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाती है। जो कि आपका ये प्रश्न जो है कि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो लोहा होता है, लोहे का जानते हैं कि आप प्रतीक क्या होता है, एफ ई, ठीक है ना। इसको आप जो है कि खुले जो है कि वातावरण में छोड़ेंगे, तो वहां पे जो है कि आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक, और साथ में जो है कि जल भी होता है, ठीक। अब जल के यहाँ पे कितने अणु होते हैं तो नहीं पता, तो इसके लिए यहाँ पे यक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे, यक्स। अब बनेगा क्या यहाँ पे, आप इधर, तो ये जो है कि लोहा क्रिया करेगा इनसे, तो बनाता क्या है, तो Fe2O3 Fe2O3 इंटू यक्स H2O होता है, ठीक है। ये जो है कि लोहे पे क्या होता है, जो जंग लगा होता है यही होता है, जंग, ठीक है। तो ये जो है कि लोहे पे लगा हुआ क्या होता है, जंग होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो धातुओं का संक्षारण क्या होता है, जब धातुओं को जो है कि हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो उसमें उपस्थित जो है कि ऑक्सीजन और जो है कि नमी के कारण धातुएं जो है कि धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को जो है कि धातु का संक्षारण कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें तो ये जो है कि एग्जाम्पल में आप दिखा सकते हैं। तो ये क्या जो है कि फेरस हो गया, लोहा हो गया, ये ऑक्सीजन है, ये जो है कि जल है, ठीक है ना। और जब ये इससे क्रिया करेगा जो है कि फेरस इनसे, तो बनेगा जो है कि आपका ये, ठीक है, फेरिक जो है कि कह सकते हो ऑक्साइड, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, इसी को बोला जाता है जो है कि जंग। क्या बोलते हैं, जो है कि जंग जो है कि बोलते हैं, जो लोहे पे मूर्छा, जिसको आप जो है कि आम भाषा में जो है कि मूर्छा कहते हैं, जो लाल भूरे रंग का होता है, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं इसके उपाय। संक्षारण के संक्षारण, ये बहुत पूछा गया था, ये प्रश्न बहुत बार आता है, इस चीज को याद रखिएगा। इसको एकदम जो है कि वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक। ये जो है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो देखिए क्या है संक्षारण, ठीक है। संक्षारण के संक्षारण को रोकने के उपाय। रोकने के उपाय, ठीक। देखिए रोकने के उपाय में यदि हम बात करें तो पहला क्या होता है, तो पहली प्रक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पे ले सकते हैं रोकने के उपाय निम्न है, ठीक है ना। धातुओं के जो है कि संक्षारण को रोकने के उपाय निम्न है। इस बार जो है कि 2025 में पूछा गया था कि धातुओं के संक्षारण को रोकने के 2 उपाय लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको 2-3 उपाय बता देता हूँ। पहला होता है जो है कि ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक है ना, ग्रीस या जो है कि तेल लगाकर। देखते हैं कि जो साइकिल वगैरह होती है, चाहे कोई भी चीज होता है,
उसमें साइकिल वगैरह है, चाहे कोई भी चीज़ हो, मशीनें वगैरह जो होती है, उसमें जो है कि हम ग्रीसिंग करते हैं, मतलब ग्रीस लगाते हैं, ताकि जो है कि वो मशीन क्या हो अच्छे से चले। उस पे जंग लग जाता है तो मशीन जो है सही से चलती नहीं है। तो ग्रीस लगेगा तो उसमें मूर्छा जो है कि नहीं लगता, मतलब जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो ग्रीस या जो है कि तेल लगाकर जो है कि हम संक्षारण से जो है कि बचा सकते हैं। दूसरा जो है कि तरीका क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जो घरों में जो लोहे की जो खिड़कियां बनी होती है, तो उसको यदि हम पेंट नहीं करेंगे तो जो है कि लोहे की जो खिड़कियां बनी हुई होती है उस पर जंग लग जाएगा। तो जंग से बचाने के लिए क्या कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है कि पेंट करके क्या करके देखिए, पेंट करके। ठीक, तीसरी उपाय क्या होती है, तीसरा उपाय होता है गैल्वेनीकरण। आप कहेंगे ये क्या होता है, देखिए गैल्वेनीकरण। चलिए इसको समझाता हूँ ये क्या होता है। तो देखिए लोहा जो होता है, लोहे की यदि कोई चीज बनाते हैं आप, तो वो बहुत ज्यादा जो है कि आयरन या कलो जो लोहा होता है ज्यादा जो है कि क्रियाशील होता है, मतलब बहुत जल्दी जो है कि वो क्रिया कर लेता है। तो हमें ऐसा जो है कि करें कि हम लोहे का कोई भी सामान बना रहे हैं तो सामान जो है कि लंबे समय तक टिका रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस जो है कि सामान के चारों ओर कम क्रियाशील की जो है कि कम क्रियाशील तत्वों का या धातु का जो है कि उसके ऊपर हम परत चढ़ा दें। ठीक है, जैसे कहते हैं कि सोने की इस पे परत चढ़ाई गई है, चाहे चांदी की परत चढ़ाई गई है। तो हम क्या करते हैं कि जो लोहे के बने सामान होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोहे का बना जो है कि छड़ है, ठीक है, ये लोहे का बना जो है कि क्या है, छड़ है। आप चाहते हो कि इस छड़ को जो है कि हम बचाए रखें जंग से, आप करेंगे क्या, तो कुछ करना नहीं है, आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं जो है कि हम लोग एक पात्र। ठीक, अब इसी पात्र में आप क्या कीजिए, कम क्रियाशील तत्व लीजिए, कम क्रियाशील जो है कि धातु लीजिए और उसको जो है कि पिघलाइए, उसको गर्म कीजिए। तो जैसे जो है कि उसको गर्म करेंगे तो जैसे उसके गलनांक से जो है कि ऊपर तापमान होगा वो पिघल जाएगा, जैसे उसके गलनांक तक पहुंचेगा तो वो पिघलेगा। तो यहाँ पे जो है कि हम लेते हैं जो है कि द्रवित अवस्था में जिंक, क्या लेते हैं जो कि यहाँ पे जिंक, ये हो जाएगा जो है कि जिंक। ठीक, ये किस अवस्था में होगा, जिंक ये किस अवस्था में होगा आपका, तो ये होगा जो है कि लिक्विड के रूप में। ठीक है ना, इसको हमने पिघला दिया है। अब क्या करोगे, अब जो है कि इसको बचाना है जो है कि हमको संक्षारण से, तो इसी जिंक के अंदर जो है कि इसको डालिए। क्यों जिंक लिया गया, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम होती है, लोहे की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो हम क्यों नहीं कि इसी जिंक का जो है कि इसके ऊपर परत चढ़ा दें, और जैसे ही परत चढ़ा देंगे, इसके ऊपर हम परत चढ़ा देंगे, इसके चारों जो है कि क्या हो जाएगी, जिंक की परत। और जिंक कम क्रियाशील होता है, तो इसको आप कहीं पर भी रखोगे तो ज्यादा जो है कि जल्दी नष्ट नहीं होगा, इस पर मूर्छा नहीं लगेगा, जंग जो है कि नहीं लगेगा, तो आपका ये सामान जो है कि लंबे समय तक चलेगा। तो इस छड़ को क्या करेंगे, इसके अंदर डुबोएंगे, और डुबो कर तुरंत जो है कि निकालते हैं, और निकाल कर जो है कि ठंडे जल में फिर डाल देते हैं, ताकि ठंडा होगा तो उसके ऊपर क्या जम जाएगी, जिंक की परत जो है कि चढ़ जाती है। ठीक है, तो अब तो जो है कि जो लोहा का सामान है वो तो अंदर रह गया, उसके ऊपर किसकी परत चढ़ गई है, जिंक की। तब लोहा जो है कि आपका अंदर क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। तो जो है कि आपका कोई भी उपकरण होगा वो लंबे समय तक चलेगा। यही प्रक्रिया कहलाती है आपका गैल्वेनीकरण। क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण। ये चीज को याद रखिएगा। तो गैल्वेनीकरण में क्या होता है, कि कम क्रियाशील, मतलब जिस जिस जो है कि आपको लोहे की बनी वस्तुओं को संक्षारण से बचाना होता है, उसको कम क्रियाशील तत्व के, ठीक है ना, कम क्रियाशील तत्व के लिए कि उसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ाते हैं। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका गैल्वेनीकरण कहलाती है। मतलब उसके ऊपर जो है कि जिंक की हम क्या चढ़ा देते हैं, परत। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। आप कैसे चढ़ाते हैं, तो जब तक जो है कि आप उसको पिघलाएंगे नहीं तब तक जो है कि आप उसके ऊपर चढ़ा नहीं पाएंगे, फिर ठंडा करेंगे तो जम जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि था, तो इसको जो है कि आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है जो है कि बहुत। एक जो है कि टॉपिक और बचा हुआ है आपका, वो क्या है, वो है जो है कि विकृत गंधिता।
विकृत गंधिता, ये भी प्रश्न पूछा गया था 2025 में, ठीक है ना। ये जो है कि संचारण और ये उपाय वाला पूछा गया था जो है कि आपका ये 2025 में, ठीक। ये वाला भी जो है कि 2025 में पूछा हुआ है, ठीक है, दोनों। और इसमें से भी आपका एक आया था, ठीक है ना। तो चलिए, विकृत गंधिता क्या होता है। तो देखिए, जो वसायुक्त या तेलीय जो पदार्थ होते हैं, जैसे वसायुक्त मतलब जैसे आपने, जैसे या कलो तेल में जैसे पूरी वगैरह छानते हैं या तेल में कोई भी चीज बनता है, तो उसको हम गर्म जो है कि लंबे समय तक कहीं छोड़ देते हैं, तो उसमें से एक प्रकार की गंध आने लगती है, जिस कारण से जो है कि वो भोजन जो है कि खाने लायक नहीं रहता है। जैसे अक्सर जो है कि गर्मियों के दिनों में आप देखे होंगे कि जो जो भोजन होता है, जो तेल वाली चीजें होती है भोजन, ठीक है ना, उसको हम गर्मियों के दिनों में रख देते हैं, चाहे पूरी हो चाहे कोई भी चीज हो, सब्जी हो, तो सुबह को बना के रखे और शाम तक देखते हैं कि उसमें से स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज आपका जो है कि खाने युक्त नहीं है, उसका ऑक्सीकरण हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक है। तो वह जो प्रक्रिया, वो जो होता है आपका भोजन खाने लायक नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? विकृत गंधिता। तो हम कह सकते हैं कि तेलीय पदार्थ या जो है कि वसायुक्त पदार्थ को जब हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ऑक्सीकरण के जो है कि फलस्वरूप या ऑक्सीकरण के कारण उसमें से एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिस कारण से जो है कि वो भोजन जो है कि खाने युक्त नहीं रहता है, खाने लायक जो है कि नहीं रहता है। यही प्रक्रिया कहलाती है कि आपका विकृत गंधिता। आप कहेंगे सर जो है कि चलो ठीक है, विकृत गंधिता हम समझ गए कि जब जो है कि जो तेल वाली चीजें होती है, जो वसा वाली चीजें होती है, उसको हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीकरण के कारण जो है कि उसमें से एक प्रकार की गंध आने लगती है, जिस कारण से जो है कि वो भोजन खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है। यही प्रक्रिया क्या है आपका? है विकृत गंधिता है, ठीक। इसी कारण जो है कि आप देखे होंगे कि जो चिप्स वगैरह होते हैं और जो आपके टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है ना, कुरकुरे जो आते हैं, उनको जो है कि हमेशा जो है कि एक पॉकेट में हमेशा भर के जो है कि बेचा जाता है, खुले नहीं उसको बेचा जाता है, क्योंकि वो तेल में छने होते हैं। अब मैंने अभी बताया कि तेल में छने होते हैं, तो गर्मी के दिनों में जो है कि वो लंबे समय तक जो है कि सुरक्षित नहीं रहेंगे, खराब हो जाते हैं। तो अब उसको क्या करते हैं लोग? पॉकेट में भर देते हैं, और उस पॉकेट में हवा नहीं होती है, उस हवा की जगह पे आपकी कोई अलग गैस होती है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं जो है कि चिप्स को, किसको लेते हैं जो है कि चिप्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है कि मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए जो है कि एक चिप्स की पॉकेट है, ठीक। ये चिप्स का जो है कि एक पॉकेट मान लीजिए है। इसमें क्या होता है कि जो चिप्स वगैरह होते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे। अब देखिए, ये जो चिप्स होता है तेल में छना हुआ होता है, इसको ये गर्मियों के दिनों में आप जिसको क्या करते हैं, खुले रख देते हैं, तो ये खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो कि ऑक्सीकरण के कारण जो है कि खराब हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? इस जो पॉकेट होता है, इसमें जो हवा भरी होती है, पर इस हवा को निकालेंगे। देखिए, खराब होने का मेन कारण होता है ऑक्सीजन, मतलब कि उस हवा में जो है कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन है तो फिर भी जो है कि आप पॉकेट में भरे रहेंगे, तभी वो खराब हो जाएगा। तो इसमें जो रहता है पॉकेट में, जो भरी रहती है गैस, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। कभी भी जो है कि इसको चिप्स को इस पॉकेट में भरा जाएगा, तो पहले इसमें से हवा को बाहर निकाल देते हैं, और उस हवा की जगह पे क्या भर लेते हैं? नाइट्रोजन गैस। क्या भरते हैं? जो कि नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिस कारण से जो कि चिप्स आपका लंबे समय तक क्या होता है? सुरक्षित रहता है। अब समझ लो, इसमें से हवा को निकाल दी गई थी। क्यों? क्योंकि हवा रहता तो उसके अंदर क्या रहता? ऑक्सीजन। यदि जो है कि इसमें हवा रहता, तो इसमें क्या रहता? जो है कि ऑक्सीजन। और जैसे ऑक्सीजन रहता, तो ये जो है कि आपका चिप्स क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, क्योंकि आप ये क्या करा देता? उसका ऑक्सीकरण करा देता, जिस कारण से जो है कि ये खाने लायक नहीं रहता।
कभी भी जो है कि आपको जो चिप्स वगैरह होते हैं या कुरकुरे होते हैं, यदि उसमें से गैस निकल चुकी है तो वैसा जो है कि आपको पैकेट नहीं खोलना चाहिए, नहीं खाना चाहिए उसमें का। क्यों? क्योंकि उसमें से यदि गैस निकल गई है, नाइट्रोजन गैस, तो उसमें भर जाती है हवा। अच्छा, उसके साथ में क्या होगी? ऑक्सीजन होगी, और उसी ऑक्सीजन से जो है कि वो क्रिया करेगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसके कारण जो है कि वो जो चिप्स होता है आपका खाने लायक नहीं रहता है, उसमें से गंध आने लगती है, जो कि आपको नुकसानदायक भी रहता है वो। ठीक है? तो ये था जो है कि आपका पूरे चैप्टर का जो है कि ये जो मेन मेन टॉपिक थे। तो ये जो है कि मैंने जो अभी बताया, ये आप जो है कि इसको बहुत अच्छे से जो है कि पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने और जो है कि बताया आपको जो है कि योगात्मक अभिक्रिया, फिर आपको मैंने बताया विस्थापन, द्विविस्थापन। विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर भी पूछा जाता है। तो अंतर में क्या करेंगे? परिभाषा और जो है कि एक एक जो है कि समीकरण लिख देंगे उदाहरण में, ठीक है ना? वही आपका अंतर हो जाएगा। बाकी अंतर ऐसे मत खोजिएगा कि हम ऐसे जो है कि लाइन खींचेंगे, एक तरफ जो है कि खूब ढेर कहीं लिखेंगे, दूसरी तरफ भी ढेर कहीं लिखेंगे, इसमें कुछ है नहीं। तो आप दोनों की परिभाषाएं लिख देंगे और दोनों का जो है कि आप एक एक जो है कि एग्जाम्पल लिख देंगे, तो बस वही हो जाएगा आपका अंतर। ठीक है? ये था जो है कि आपकी मेन में टॉपिक। तो एक चीज और बचा हुआ है आपका क्या? समीकरण जो है कि संतुलित करना। तो ये जो है कि मैं आपको एक वीडियो छोटा सा बनाऊंगा। मैं अभी कहा हूँ जो है कि आपका अपचयन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, ठीक। और फिर आपका हो जाता है ये समीकरण जो है कि संतुलित करना, क्योंकि समीकरण जो संतुलित करने के लिए भी 4 नंबर का आ जाता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। तो इसका एक जो है कि पार्ट और आएगा छोटा सा, जो है कि जिसमें आपका वो कवर करा दिया जाएगा, ठीक ना। और ये जो है कि आपका क्या है कि जो अंतिम प्रहार करके था ये आपका आखिरी 30 दिनों में जो है कि आपका संपूर्ण जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने का, और PYQ। ठीक है? तो 18 जो है कि जनवरी से नहीं शुरू नहीं हो पाया, कुछ जो है कि रीजन थे इसके। ठीक है? अब जो है कि क्या होंगे आपके जो है कि कल से जो है कि रेगुलर जो है कि वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपका जो पेपर है, पेपर से पहले जो है कि सारे जो है कि आपके चैप्टर जो है कि करा दिए जाएंगे। ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए। और जो है कि आपको जो है कि टॉपिक जो है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जो है कि ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के जो है कि सहयोग से ये चैनल क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। ठीक है?